everyone. Hello everyone. Today we are going to deal with the second part of the chapter that we had earlier read in the previous class of economics. Earlier we started with the chapter of economics, the first chapter, that is story of village Palampur. In the first lecture, we studied firstly about some of the basics that this subject deals about. Like we discussed about the concepts of sectors that are working in an economy, right? We had discussed about primary sector, secondary sector and tertiary sector. We also discussed about its functioning. Then I had told you earlier about the economic and non-economic activities that are conducted in the market. This sector or this subject basically deals with the revenue sector that we are going to discuss further today. Then we went on to discuss organization of production or factors of production, that we had 4 factors, namely land, labor, capital and enterprise. Then we moved on to assess each and every factor in detail. Like we started discussing with the first factor, that is land. जब हम लैंड के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने लैंड के बारे में 2 कॉन्सेप्ट पढ़े. सबसे पहला कि लैंड का वहाँ पर कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ था फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और लैंड को जब आप एक्सपैंड नहीं कर सकते देन हाउ आर यू एबल टू अचीव सच हाई प्रोडक्टिविटी फ्रॉम लैंड. सो फॉर दैट पर्पस हमारे पास एक तरीका था कि हम ट्रेडिशनल मेथड्स के थ्रू इसको अचीव कर सकते थे. तो जो अपने ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं वो ट्रेडिशनल मेथड्स इंक्लूड करते हैं सबसे पहले मल्टीपल क्रॉपिंग. जब आप एक सिंगल पीस ऑफ लैंड से वो प्रोडक्टिविटी अटेन कर सकते हो बाय सिंपली रोटेटिंग द क्रॉप्स. लाइक वी हैव 3 क्रॉपिंग सीजन्स, खरीफ, रबी एंड जैद. तो हम तीनों क्रॉपिंग सीजन्स में अलग अलग तरीके की फसल को बोकर और उससे मैक्सिमम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं. द रीज़न गिवन फॉर दिस इज दैट इफ़ अ क्रॉप रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट, तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर सीजन में क्रॉप जो है वो पूरा न्यूट्रिएंट सॉइल से एक्सट्रैक्ट कर लेगी. आफ्टर अ वाइल व्हेन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीजन, तो अगले सीजन तक आते आते जो क्रॉप है वो वापस से रिप्लेनिश होना स्टार्ट हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट रीजेनरेटिंग ऑन इट्स ओन. ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीका है जिसमें हम बेसिकली ऑर्गेनिक काइंड ऑफ फार्मिंग करते हैं. There are no fertilizers used, there are no pesticides or insecticides used, and we are dependent upon traditional ways for irrigation. और हम वाटर की फैसिलिटी को भी ट्रेडिशनल तरीक़ों से ही अरेंज कर लेते हैं. बट देयर मल्टीपल क्रॉपिंग होने के साथ साथ एक और टेक्निकल मेथड उन्होंने डिवाइस किया था. The method or the era from 1960 to 1980 was known as era of green revolution, जिसने 2 क्रॉप्स के लिए पर्टिकुलरली एक बून की तरीके से वो साबित हुआ. दैट मीन्स wheat and rice. These 2 crops were the most beneficiary crops during those particular 20 years, and the farmers of Punjab, Haryana and some parts of Uttar Pradesh were the most benefited farmers, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बेनिफिट इस एरा को उठाया है. इन 20 साल के समय को इंडियन एग्रेरियन हिस्ट्री के अंदर एरा ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या फिर गोल्डन एरा के नाम से भी जाना जाता है, ड्यू टू द हाइएस्ट प्रोडक्टिविटी दैट हैव बीन अटेन्ड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, 20 साल तक तो डेफिनेटली देयर वाज नो कंप्लेंट अगेंस्ट इट, बट आफ्टर द पीरियड कंप्लीशन 20 साल के बाद इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने चालू हुए. तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स किस किस वे में आए? The first negative impact which could be noticed of green revolution was that we had already discussed earlier. The first negative impact was that it led to loss of soil fertility completely. The soil fertility was completely gone and now there were no natural ways left to replenish them. Second, जो दूसरा ख़राब इम्पैक्ट सॉइल की क्वालिटी के ऊपर आया वो ये था कि जैसे ही आप उनमें फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हो, यूरिया, अमोनिया, एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइज़र, वो ऐड करते के साथ ही इट स्टार्ट्स एडिंग अप टू मोर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. यानी सॉइल की वाटर को सोखने की कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाती है. तो हम अगर नेचुरली वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं then it is not a problem.
बट अगर उसमें नेचुरली वाटर सप्लाई नहीं किया गया तो क्या होगा कि वो जो क्रॉप है वो जो अपना अंडरग्राउंड वाटर स्टोर्ड होता है वाटर टेबल के फॉर्म में, वो वाटर यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगी, विच विल हेंस डिप्लीट द लेवल ऑफ वाटर टेबल। ठीक। थर्ड नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट थे विच वर एक्चुअली गुड, जो हमारे प्रोसेस लीचिंग के प्रोसेस के लिए काम में लिए जाते हैं, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी धीरे धीरे कर कर किल होना स्टार्ट हो गए। फोर्थ, जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का एरा था, इस टाइम पर जो फर्टिलाइजर्स कॉन्टिन्यूसली ईयर बाय ईयर ऐड होते गए, इसने सॉइल की इम्यूनिटी को एवरी ईयर इंक्रीज किया। व्हाट हैपन्स? ईयर 1 सपोज यू आर एडिंग 5 kg of fertilizer to your field. Year 2 5 kg will make no impact. You will have to add on some more 2 kg. Then year 3 you will again have to add on more. यानी कि हर साल what will happen is the increasing capacity of the fertilizers will lead to complete depletion of the soil. तो ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नोटिस करे गए उस समय पर। ठीक। आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर, राइट। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। लैंड का अगर अपन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन है यहाँ पर। हाउ कैन यू से दैट दिस इज अनइवन? हमने उस दिन पढ़ा था that this village which is a hypothetical village consists of 450 families. यहाँ पर 450 families हैं जो यहाँ पर reside करती हैं, right? I also told you at the same time that there is a caste hierarchy which is followed. That means some people here belong to a higher caste and the others belong to a lower caste. So the people who are belonging to lower caste are higher in number as comparison to the people belonging to upper class or the middle classes, right? Plus these families which are poor are completely landless. They do not have any land of their own. Rather, for earning money, what they do is they go to some other field to earn money. ये कहीं और जाकर किसी और के खेत में काम कर कर और पैसा कमा कर लाते हैं, right? So these landless families belong to the category of Dalits. They are here called as Dalits, right? So land distribution over here is like there are total of 450 families. Out of these 450 families, 150 families belong to the category of Dalits. Moreover, these Dalits are completely landless. Right? We have another 60 families who own less than 2 hectares of land, and the other families are rich families who own more land. So what happens is these people go on either their field or their field to work and earn wages, right? What do we see here when we see the land distribution? कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर ज़मीन का कि ये लोग मैक्सिमम यूटिलिटी अवेल तो कर रहे हैं, बट उस मैक्सिमम यूटिलिटी से यहाँ पर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं है, सो व्हाट हैपन्स इज पीपल ओवर हियर इन दिस कैटेगरी जो 150 फैमिलीज की है, जो दलित्स की कैटेगरी है, यहाँ पर लोग या नंबर ऑफ वर्किंग हैंड्स जो हैं वो ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू पीपल हु आर आइदर हियर और हियर. सो व्हाट विल हैपन, जब मार्केट के अंदर आपको लेबर ज़्यादा मिल रही हो, यानी मार्केट के अंदर लेबर की सप्लाई बहुत ज़्यादा है और लेबर की डिमांड कम है, सो व्हाट विल हैपन इज हम जब भी कोई कमोडिटी को मार्केट से ख़रीदने जाते हैं या हम बोलते हैं कि ये चीज़ महंगी मिल रही है, तो उसका कॉस्ट इंक्रीज़ होने का रीज़न क्या होता है
कि उसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रही है पर उसकी सप्लाई प्रोपोर्शन में नहीं है उसकी डिमांड के, हेंस विल इंक्रीज द कॉस्ट। यहाँ पर कॉन्सेप्ट रिवर्स है। कैसे? यहाँ पर लेबर काम करने वाले ऑब्वियसली ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। सो व्हाट विल हैपन इज दीज एक्स्ट्रा पीपल विल नॉट बी ऑब्वियसली एब्जॉर्ब्ड बाय दीज फैमिलीज, वो सारे के सारे लोगों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। सो व्हाट विल हैपन इज the demand for labor will be on continuous rise, demand is lower and the supply will be obviously higher. So this will result to a concept known as there will be disparity in the income. इनकम में डिस्पैरिटी अपन नोटिस करेंगे कि यहाँ पर इनकम को लेकर डिस्क्रिपेंसी बहुत ज़्यादा होगी। कैसे डिस्क्रिपेंसी होगी? जब भी कहीं पर भी किसी भी चीज़ को लेकर डिमांड लेस होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है, सो दिस लीड्स टू फ्लक्चुएशन इन प्राइस। प्राइस का फ्लक्चुएशन कैसे होगा कि ऑब्वियसली जो वर्कर्स हैं हु आर वर्किंग, their income will shatter. अब ऐसा क्यों होगा कि उनकी इनकम कम होगी? उनकी इनकम कम होने के पीछे ये रीज़न है कि यहाँ पर हमेशा एक कंपटीशन रहेगा एंड इफ़ यू थ्रो वन पर्सन आउट ऑफ वर्क, अगर हम किसी एक पर्सन को आउट ऑफ वर्क थ्रो कर देते हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। द रीज़न इज़ कि उस सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए वी हैव अनदर 10 पीपल हु आर इन द क्यू हु आर वर्किंग टू वर्क ऑन द सेम वेजेस विच हैव बीन गिवन। तो यहाँ पर जो अपन सेकंड फैक्टर पढ़ेंगे वो सेकंड फैक्टर इसी से एसोसिएटेड है। जैसे पहला फैक्टर हमने लैंड पढ़ा, तो सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज अबाउट लेबर ओनली। सो लेबर कितनी तरीके का होता है? एनीवन हु इज डूइंग वर्क इज परफॉर्मिंग लेबर। लेबर दो तरीके का होता है, या तो लेबर स्किल्ड होता है या फिर लेबर अनस्किल्ड होता है। बेस्ड अपॉन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको कितनी ट्रेनिंग मिली हुई है उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है वेदर यू आर स्किल्ड और नॉट। ऑलराइट, सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेबर। जो अपना सेकेंड फैक्टर है दैट इज लेबर। एंड व्हाट वी आर सपोज टू स्टडी ओवर हियर दैट हु विल प्रोवाइड दिस। हमें यही चीज़ को पढ़ना है कि ये लेबर प्रोवाइड कौन करेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर लेबर प्रोवाइड करने का बेसिक जो वर्क है वो ये 150 फैमिलीज़ के वर्कर्स या मेंबर्स प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक, ये लेबर जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो मोस्टली लेबर कैटेगराइज्ड होता है अनस्किल्ड प्लस they are working in such a sector where exploitation is very common। बहुत कॉमन फॉर्म है कि आप अनस्किल्ड लोगों को मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है वो एक्सप्लॉइटेशन उनके अनस्किल्ड होने की वजह से हो रहा है, प्लस दे आर वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Now let us look at what is unorganized sector। जब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा तो प्रीवियस क्लास में हमने तीन तरीके के सेक्टर्स पढ़े थे। ये इकोनॉमिक्स का अनदर सेक्टर है जिसके बारे में हमें डिफरेंसेस पता होने चाहिए बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। जब हम ऑर्गेनाइज्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है दैट दे फॉलो नॉर्म्स एंड रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट। On the other hand, the difference between unorganized sector is that they do not follow so। ठीक, दूसरा डिफरेंस जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर
holidays are given with salaries, and here no holidays are given for the same. If you take, so you are being deducted with the salary, 1 day wage is deducted. The third difference that you can see is there are fixed working hours. And here there are no fixed working hours. Else what we can see is that in an organized sector there are paid leaves, benefits and medical facilities. Here you won't have any such criteria. So we have basically 4 differences which we can notice between organized and unorganized sector. Now what happens is, the people who are here providing labor in this category are mostly people who belong to the other side, that is unorganized sector, wherein there are no norms or rules which are followed by the people. It depends upon the whims and wishes of the master who is employing you. There are no government set guidelines or norms which are followed by these people, right? The second one is the regular basis holidays are given and with salaries, right? There is no deduction in salary if you take a holiday, but there are no holidays first of all, and if provided you are being deducted with a 1 day wage. The third difference is that there are fixed number of working hours. There you won't find no fixed working hours. It can exceed to a given set. If you are working for 8 hours, it can any day come up to be 10 hours. There is no criteria. The fourth difference is that there are paid leaves, benefits and medical facilities available in this sector, whereas there are no facilities available in that sector. So mostly people who are working here are belonging to the unorganized sector. There is a story given of Dala and Ramakali, who are 2 farm laborers who are living in the same village but working with another master. Dala is working with some another master, and Dala and Ramakali is working with some another master. So one day they are having a discussion. So while having a discussion, they start discussing about their wages. When they come to know that living in same village, doing same kind of work, they have a high difference in their salaries, and they discuss salary in terms of a day wage. There is no criteria of a monthly salary. They are given wages on daily basis. So while they are discussing these wages criteria, they come to know that there is a lot of discrepancy between salaries of both of them. Whereas if we go according to the data of March 2017, a wages laborer of a particular worker working in any of the sector should be equivalent to rupees 300 per day. This is according to the data which has been revealed out in the NCERT books of year 2017, that it should be minimum 300 rupees. But when they have a discussion together, they notice a high discrepancy in their wages. So what do we come to know over here? जब हमें दोनों की स्टोरी के बारे में पता लगता है, तो ये दोनों की स्टोरी एक तरफ इंडिकेट करिए सबसे पहले कि वो एक बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और एक हाईली रिस्की सेक्टर की तरफ वर्क कर रहे हैं. द सेक्टर इज़ वेरी रिस्की, प्लस देयर इज़ नो अश्योरेंस ऑफ जॉब. वहाँ पर अश्योरेंस ऑफ जॉब नहीं है, कोई मिनिमम टाइम नहीं है, कोई मैक्सिमम टाइम नहीं है. It can exceed to a very longer period of time or can be ended up in a day or so also. राइट तो वहाँ पर कोई फिक्स्ड वेजेस नहीं है, कोई फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है. प्लस ऑल्सो people who are working in agricultural sector also face one another insecurity apart from these wages and all. There
the people are called on seasonal basis. What does this mean? That they are not employed throughout the year. दला और रमाकली भी जो हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो हर दिन एवरी डे के बेसिस पर अर्न करते हैं एंड एम्प्लॉयड एट द सेम टाइम ऑन सीजनल बेसिस. यानी जब सीजन का पीक चल रहा होता है, जिस टाइम पर एक्चुअली बड़े लैंडलॉर्ड्स को या बड़े फार्मर्स को ज़रूरत होती है, उस समय पर इन लोगों की मदद ली जाती है. दैट मीन्स साल के कुछ महीने ये लोग एम्प्लॉयड रहते हैं, साल के बाकी टाइम पर जब सीजन ओवर हो जाता है, एट दैट टाइम दे रिमेन अनएम्प्लॉयड. So this creates a very big insecurity in the minds of people regarding the wages that they get. और इसीलिए इनका कैलकुलेशन डेली बेसिस पर किया जाता है, मंथली बेसिस पर नहीं किया जाता, राइट. द थर्ड फैक्टर when we move on is about capital. हमने कैपिटल के बारे में क्या पढ़ा था? कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था कि दो तरीके का कैपिटल होता है, आइदर इट इज़ अ वर्किंग कैपिटल और इट इज़ फिक्स्ड कैपिटल. यहाँ पर जो हम कैपिटल पढ़ेंगे वो वर्किंग है. द रीज़न इज दैट फॉर सेटिंग अप एनी ऑफ द सेक्टर्स, आपको हर स्टेप पर या हर पॉइंट पर यू रिक्वायर वर्किंग मनी. आपको मनी सर्कुलेशन में चाहिए ही होती है. तो हम यहाँ पर एक्चुअली इसी कैपिटल के फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, दैट हाउ इज़ इट मैनेज्ड इन दिस पर्टिकुलर विलेज. यहाँ पर ये लोग कैपिटल को बैलेंस कैसे करते हैं. तो यहाँ पर कैपिटल को बैलेंस करने का जो मेथड है वो इस तरीके का मेथड है दैट ऑल द पीपल हु बिलोंग टू रिच फैमिलीज़, जो हमने ये वाली कैटेगरी लिखी है, द सेकंड कैटेगरी, जितने भी लोग हैं जो रिच फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, ठीक है, दे एक्ट एज मनी लेंडर्स. ये मनी लेंडर्स की तरीके से एक्ट करते हैं एंड मनी लेंडिंग टू whom? टू दीज पीपल, आइदर टू देम और इफ रिक्वायर्ड टू देम ऑल्सो. ज़रूरत पड़ने के हिसाब से इनकी वेरिएबिलिटी शिफ्ट होती रहती है. वॉट दे डू इज़, नुकसान क्या है? ये जो मनी लेंडर्स हैं, ये मनी लेंडर्स भी एक तरीके का अनऑर्गेनाइज्ड वे में फंक्शन कर रहे हैं और इनकी कोई फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है और जो कीमत चुकाने का टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है. प्लस जो इनको इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है वो इंटरेस्ट रेट एक फॉर्मल सेक्टर से अगर अपन पैसा उधार मांगने के लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस डिफरेंस से या उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा वेरी करता है. सो व्हाट हैपन्स इज, जब ये डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा तो ऑब्वियसली दीज पीपल हु आर अर्निंग अ वेरी मियाज इनकम, इन लोगों के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि ये आगे आने वाले 2, 3, 5 सालों में भी इस पैसे को कभी पूरा कर पाएंगे. सो व्हाट हैपन्स इज व्हेन दे आर नॉट एबल टू पे मनी, जब ये लोग वो प्रिंसिपल अमाउंट ही पूरा नहीं कर पाते, तो उस अनपेमेंट की वजह से इन लोगों को हर साल अपनी सर्विसेज सेम मास्टर को रेंडर करनी पड़ती है. दे कैन नॉट लीव दैट जॉब फॉर दिस पर्पस, क्योंकि आपने जिससे उधार ले रखा है तो उधार लिए हुए का जब तक आप पूरा रेंट नहीं चुका देते या पे बैक नहीं कर देते तब तक आपको उतना टाइम तक उस मास्टर को सर्व करना ही पड़ेगा. सो व्हाट दे डू इज, ये लोग जितने भी रिच फार्मर्स हैं ये लोग अपना पैसा बहुत हायर इंटरेस्ट रेट पर छोटे किसानों को या छोटे पीजेंट्स को या लेबरर्स को उधारी पर देते हैं एंड दे चार्ज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट. तो इससे इनको कभी प्रिंसिपल अमाउंट तो रिटर्न नहीं हो पाता, बट हाँ सर्विसेज का जो फ्लो है वो सर्विसेज का फ्लो हमेशा चलता रहता है. ठीक, मोर ओवर ये जितने भी फैमिली के फार्मर्स हैं ये सारे के सारे कमर्शियल लेवल के फार्मर्स होंगे हु विल ओन मोर देन 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड मिनिमम. तो जब आप 10 हेक्टर से ज़्यादा की ज़मीन ओन कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू विल एम्प्लॉय पीपल जो कि लगातार काम करने के लिए आपको चाहिए होंगे. प्लस आपको इतने बड़े खेत पर आप सिर्फ और सिर्फ सस्टेनेबल टाइप की खेती नहीं करते, आप हमेशा कमर्शियल लेवल की फार्मिंग करते हो वेयर इन यू सेल ऑल द एक्स्ट्रा सरप्लस विच इज़ अवेलेबल विद यू इन द मार्केट. जब आप उन सब सरप्लस को मार्केट में बेचते हो तो यू अर्न मनी एंड यू गेट इट इन रिटर्न. उस मनी को ये लोग अपने पास सेविंग के फॉर्म में रखकर और उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. नाउ बैंक ऑफर इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. तो इनका फ़ायदा कहाँ से हो रहा है? इनका फ़ायदा हो रहा है कि एक तो हमने जो मनी लेंडर्स को उधार दिया तो उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट रेट से दे आर अर्निंग,
plus whatever product they are selling in the market, the money that is earned through it is kept safe in the bank on which they incur interest, plus जितना भी ज़्यादा मनी ये इनकर कर रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों से, ये उसी पैसे को यूटिलाइज करते हैं किस चीज़ में, फिक्स्ड कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए, कि अगले साल के लिए ये लोग पहले से ही मशीनरी परचेज करके रख लेते हैं, सो दैट नेक्स्ट ईयर मे बी द रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल गेट्स शॉर्टन और लोअर। तो ये इनका तरीका है या ये इनका मेथड है थ्रू विच दे आर accumulating capital in this particular village. Alright, so what we are going to deal over here in the capital sector, that first third factor जो कैपिटल है, ये कैपिटल दो तरीके का है, या तो ये फिक्स्ड है या फिर ये वर्किंग है। तो जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल में हम मनी के सर्कुलेशन की बात करें, ठीक। जब मनी सर्कुलेशन में आएगी तो मनी सर्कुलेशन का मतलब रिच फार्मर्स acts as money lenders, ठीक। ये जो मनी लेंडर्स हैं ये बहुत हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ठीक। जो ये हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उससे ये फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी इनकम इनकर करना स्टार्ट कर देते हैं। सेकेंड, व्हाट दे डू इज दैट दे आर कमर्शियल लेवल फार्मर्स, तो जो भी कमर्शियल फार्मर होगा वो सारी सरप्लस प्रोडक्ट को बेचेगा और उसको सेल करने में जो इनकम रिसीव होगी उस इनकम से वो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट कर देता है बाय बाइंग मशीन। फॉर द नेक्स्ट सीजन, सो व्हाट डू वी सी हियर कि कैपिटल का एक्यूमुलेशन यहाँ पर दोनों तरीके से हो रहा है, फिक्स्ड कैपिटल का एक्यूमुलेशन भी हो रहा है और वर्किंग कैपिटल का एक्यूमुलेशन भी हो रहा है, ठीक। जितना भी सरप्लस प्रोडक्ट होता है दैट इज सोल्ड आउट इन द मार्केट, ऑलराइट। मूविंग ऑन टू अनदर फैक्टर, ये जितनी भी चीज़ें कैपिटल के बारे में हैं, ये कैपिटल दोनों फिक्स्ड हो या वर्किंग हो, ये दोनों कैपिटल साइमल्टेनियसली एक साथ ही वर्क करेंगे। जैसे हम यहाँ वाले केस में देख रहे हैं कि एक तरफ जब मनी सर्कुलेशन में आ रही है तो वो तो हमारे पास एग्जाम्पल है वर्किंग कैपिटल का, पर जब इस सर्कुलेशन से हम मशीनरी को बाय कर रहे हैं तो ये सर्कुलेशन एग्जाम्पल है फिक्स्ड कैपिटल का, सो दैट मीन्स बोथ ऑफ देम विल मूव हैंड इन हैंड। Moving on further in the chapter, we should also remember this, that I told you there are also non-farm activities which are going on in this village, right? So यहाँ पर non-farming activities और कौन-कौन सी होती हैं? यहाँ पर non-farming activity जो सबसे पहली है वो है डेयरी फार्मिंग। अब डेयरी फार्मिंग को ये लोग कैसे यूटिलाइज करते हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल रेयर एनिमल्स, बहुत सारे किसानों के पास जानवर हैं, तो ये लोग ऐसे ही जानवर रेयर करते हैं बेसिकली जिनसे इनको डेयरी प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, जैसे काऊ हो गई, बफेलो हो गई, गोट हो गई, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स देंगे ही देंगे। सो व्हाट दे डू इज the village has a very well connectivity of roads with neighboring places, so what they do is यहाँ पर animals rearing के through, animals rearing is done, and with this byproducts
are sold in the market. And where it is sold? Not only in this particular area but also to neighboring place known as Raiganj. So the first activity that is conducted over here is of dairy. The second activity, non-farming, which is conducted over here is setting up of jaggery manufacturing unit. What do people do over here? Jaggery is good manufactured from sugar cane. जब हमने पहले यहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था 3 सीजन्स में से खरीफ, रबी और ज़ैद, एक सीजन में ये लोग शुगर केन भी प्रोड्यूस करते हैं. तो जैगरी गुड़ जो है वो शुगर केन का बाय प्रोडक्ट है. सो व्हाट पीपल हैव डन, देयर इज अ पर्सन नोन एज मिश्री लाल. व्हाट ही हैज़ डन, उसने एक बोरो करके, मनी बोरो करके एक शुगर केन क्रशिंग मशीन को खरीदा. The juice which was obtained of sugar cane was first taken out, processed in the form of jaggery, और फिर उस jaggery को sell out किया जाता था to neighboring places. This is also a good example of manufacturing sector or the secondary sector that we had read in the earlier class. ये उसका भी example है कि हम जो secondary sector के बारे में already पढ़कर आए हैं, which is known as manufacturing sector. This is also a very good example, and here we can see that the earlier sector, primary sector, was working. This is example of a secondary sector, right? So here they manufacture jaggery, pack it and sell it to neighboring places, and also it is consumed in their own village also, right? The third example of this non-farming activity is shopkeeping. जब ये village obviously different है from the other description of Indian villages, so definite सी बात है कि यहाँ पर shopkeeping is an important activity which has been carried out through the functioning of ration shops or the setting up of confectionery or the setting up of general items. So people over here also prefer shopkeeping in various ways. या तो लोगों ने राशन शॉप्स खोल रखी है, या फिर लोगों की कन्फेक्शनरी की शॉप्स हैं, या फिर लोग जो हैं वो जनरल आइटम्स भी रखकर यहाँ पर पैसा अर्न कर रहे हैं. This is an example of the third sector that we had read earlier, that is tertiary sector. ये tertiary sector का बहुत अच्छा example है कि shopkeeping के through how these people are earning money. Apart from this, there are other activities which are conducted, that is non-farm activities for the people over here. The non-farm activity includes the fourth one is, and the last one, this is transportation. This is also an example of tertiary sector. Transportation यहाँ पर क्यों बात करी गई है? There is a person known as Kishora over here. उसने क्या किया, वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक बैंक के पास लोन लेने के लिए गया. ठीक है, अब लोन उसने क्यों लिया? द रीज़न वॉज दैट ही वांटेड टू परचेज अ बफेलो परचेज करनी थी. जब बफेलो परचेज करी तो बफेलो सबसे पहली चीज़ बाय प्रोडक्ट दे सकती है डेयरी का. ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली पॉइंट आउट करी गई है दैट व्हेन ही गोज टू अ बैंक he realizes that what we were earlier taking from money lenders, जो हम इतने हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन्स ले रहे थे, वो इंटरेस्ट रेट बैंक में बहुत कम थी. मोरओवर जो भी चीज़ या जो भी कमोडिटी उसको परचेज करनी थी, उसको जो बैंक का लोन मिला वो उसके अकॉर्डिंग ही मिला. थर्ड, बैंक्स में जब आप लोन लेने के लिए जाते हो तो आप एक फिक्स्ड टर्म या फिक्स टेन्योर में उसको कंप्लीट करते हो. जब आप यहाँ पर किसी मनी लेंडर से लोन ले रहे हो तो देयर इज़ नो फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. Moreover, there are various government schemes which are launched by the government, जिनके बारे में उन्हीं लोगों को नहीं पता होता जिन लोगों के लिए स्कीम्स निकाली गई हैं. So when he goes to the bank, he gets to know about the various schemes.
वहाँ से वो लोन लेकर आता है, बफेलो परचेज करता है। तो बफेलो परचेज करी तो फर्स्ट ही स्टार्टेड सेलिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड सेकेंड व्हाट ही डिड वाज, उसने उन्हीं जानवरों के पीछे एक बुलक कार्ट अटैच कर दी। So these animals are also used at the same time for carrying loads from one place to another. So transport first of all serve as a tertiary sector over here. Moreover, tertiary sector होने के अलावा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के और क्या बेनिफिट्स हैं, दैट ट्रांसपोर्टेशन से कार्ट्स बनी, कार्ट्स बनने से लोड्स ऑफ गुड्स could be moved from one place to another. So in the end, what we get to know about the chapter? First of all, we started serving with the sectors of Indian economy, namely primary, secondary and tertiary. Then we got to know about the economic activities, that are economic and non-economic. Then we moved on to factors of production, namely land, labor, capital and enterprise. Then we had studied about each and every factor, land, labor, capital, and the example of enterprise is given in various forms, people who are working here. The last factor that we had studied is about the non-farming activities which are conducted over here. While giving introduction of the village, I had earlier told you that we are going to discuss over here each and everything, and since this is a hypothetical village, so this hypothetical village will include all the things that you cannot imagine about a village in India, right? So we also at the same time discussed about non-farming activities working over here, like dairy, setting up of jaggery manufacturing unit, shopkeeping and lastly transport. So here we complete the chapter, the story of village Palampur. Thank you.